नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हिंदुस्तान से कोसों दूर अफगानिस्तान को तालिबान ने नर्क बना रखा है, लेकिन उसकी गूंज देश की सियासत में गूंज रही है। एक के बाद एक तालिबान के हमदर्द हिंदुस्तान में बाहर आ रहे हैं। अब इन हमदर्दों की लिस्ट में जैसलमेर के एक क्रिकेट क्लब का नाम भी जुड़ गया है, जिसने अपने क्लब का नाम तालिबान के नाम पर रख दिया। आखिर कहां से आती है ये मानसिकता, कहां से आती है ये सोच, जिन्हें ना तालिबान का अत्याचार नजर आ रहा होता है और ना ही बर्बाद होता अफगानिस्तान। ना औरतों पर हो रहा जुल्म दिखता है और ना ही बेगुनाहों के कत्ल। ये लोग खाते तो हिंदुस्तान की हैं, लेकिन तराने तालिबान के गाते हैं। आज दंगल पर इसी सोच पर चोट की जाएगी। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान के राज में खौफ है, दहशत है, डर है, तकलीफ है, परेशानी है, छलनी हुआ काबुल है और कराह रही आवाम है। रोजाना अफगानिस्तान से त्रासदी की तस्वीरें आ रही हैं। हर ओर बदहवासी है, अफरा तफरी का आलम है। लेकिन एक मुल्क को जहन्नुम बनाने वाली कट्टरवादी सोच से शायद हिंदुस्तान के कई लोग सबक लेने को तैयार नहीं। शहर शहर में ऐसी ही तालिबानी सोच दबे पांव दाखिल हो रही है। क्रिकेट के एक ग्रुप के लोगों को गौर से देखिए। एक बारगी तो आपको लगेगा कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि तालिबान के नाम से क्रिकेट क्लब राजस्थान के जैसलमेर में बनाया गया है। यानी अफगानिस्तान को जंग का मैदान बनाने वाले तालिबानी सोच हिंदुस्तान के खेल के मैदान तक भी पहुंच चुकी है। क्रिकेट ट्रॉफी में तालिबान क्लब के नाम की टीम पर हंगामा हुआ तो आयोजक माफी की मुद्रा में आए। हम हर साल टूर्नामेंट कराते हैं। इस बार ऑनलाइन स्कोरिंग होने के कारण टीम का नंबर ऐड किया और ऑनलाइन स्कोरिंग में टीम का नाम तालिबान था। मैच के बाद टीम को बाहर कर दिया। अब वो टीम पूरी तरह से बैन है। हम सभी आयोजन कमेटी और ग्राम वासियों की ओर से सभी लोगों से माफी चाहते हैं। आगे से ऐसा कोई मुद्दा दोबारा नहीं खड़ा होगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नफरत का राज कायम करने वाली तालिबानी सोच देश के युवाओं के मन में घर कैसे कर रही है। इसे समझने के लिए उन बयानों को सुनना जरूरी है जो यूं तो मजहब के जानकार हैं, लेकिन तालिबान के पैरोकार हैं। वो तहरीक जाकर के अफगानिस्तान में रंग लाई थी और एक तबका था जो उनके साथ खड़ा हो गया था अफगानिस्तान के अंदर, और उन्होंने जाकर के वहाँ आजाद हिंद हुकूमत कायम कर दी थी। ये सब हजरत शेखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से जुड़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं है कि इस्लाम का हर जानकार तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। ऐसे बयान की मुखालफत और मजम्मत भी हो रही है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। हमने पहले भी तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, आज से कई साल पहले, और फिर आज भी, जबकि अफगानिस्तान पर पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुका है और उसने वहां पे इख्तिदार हासिल कर लिया है। इसके बावजूद भी सुन्नी सूफी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि तालिबान आतंकवादी संगठन है और हम किसी भी सूरत पर तालिबान का समर्थन नहीं कर सकते और हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन धर्म के रहनुमाओं की ऐसी बयानबाजी है तालिबानी सोच को बढ़ावा देती है। तालिबान को लेकर बयानबाजी का ये आलम तब है जब भारत सरकार धर्म और मजहब से परे हर हिंदुस्तानी को अफगानिस्तान से सुरक्षित लाने में जुटी है। जब सतनाम श्री वाहेगुरु के जाप के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सरकार का सद्भाव भरा चेहरा भी सामने आया। लेकिन कुछ लोगों को शायद अमन की ऐसी कोशिशें सुहाती नहीं है और वो तालिबान का जाप कर नफरत की सियासत में लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। ऐसी तालिबानी सोच पर हिंदुस्तान में चोट कैसे की जाए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, पहले उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के एक सांसद का बयान आता है, उसके बाद मुनव्वर राणा, और इस तरह से दायरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस सोच पर चोट बहुत जरूरी है और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं।
गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक लीडर जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जमई हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं और भी मेहमान लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश से जिस तरह की आवाजें तालिबानी सोच को लेकर उठी थी वो राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच चुकी हैं। इस बात को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि ये तालिबानी सोच अगर इसका दायरा बढ़ता है तो वो हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद खतरनाक होगा। क्या कर रही है सरकार इसके मद्देनजर? चित्रा जी, जो पहले आपने कहा बिल्कुल सही बात कही कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तालिबान का जो संगठन है वो मानवाधिकारों का हनन कर रहा है और भारत में अगर कोई रहता है तो उसको राष्ट्रगान से प्रेम हो सकता है, तिरंगे से प्रेम होगा, उसको हमारी सेना का जो है प्यार होगा, लेकिन वो तालिबान सोच को यहां समर्थन क्यों करता है? और बड़ा दुखद है जो आपने कहा, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो इसकी तुलना आजादी की लड़ाई से कर देते हैं और शायर हैं, मैं मशहूर नहीं कहूंगा, उन्होंने भी कहा कि जो तालिबान ने किया वो ठीक किया। तो हमें पहले तो ये पूछना होगा कि ये उचित है या गलत है, और ये बिल्कुल गलत है। और आपने जो कहा कि सरकारें इसमें कितनी संजीदा हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, सरकारें हैं, वहां त्वरित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम ऐसी कोई विचारधारा जो हमारे देश में लोगों की भावनाओं को आहत करे, बांटे, इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि राजस्थान के जैसलमेर से ये मामला सामने आ रहा है और युवाओं की एक बड़ी फौज है जो कहां क्रिकेट क्लब का हिस्सा होती, लेकिन उनको बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने तालिबानी क्रिकेट क्लब ये नाम रखा था। आपकी सरकार वहां पर क्या कर रही है इसको लेकर? मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं कि ये सिर्फ हमारा डोमेस्टिक कौन क्या कह रहा है मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा बॉर्डर सुरक्षा का इशू है और मैं आशा करती हूं कि भारत की चुनी हुई सरकार इसको इतनी ही गंभीरता से ले रही होगी जितना लेना चाहिए। अगर कोई कुछ कर रहा है यहां पर, उसको बिल्कुल उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा कि मैं उनका नाम नहीं सुन पाई थी, लेकिन किसी एक इस्लामिक लीडर ने वहां पर कहा कि हम उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये यूथ को भी समझना पड़ेगा। लेकिन मैं उससे बड़ी बात चित्रा जी आपके सामने ये कहना चाहती हूं कि हमारा बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट है। पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर आज अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से वो बड़े तटस्थ हो गए, उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर से चाइना का सपोर्ट है, इधर से अफगान में तालिबान आ गया है, हमारी गतिविधि वहां पर कम हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इस समय बड़ा सीना चौड़ा करके घूम रहा है और पाकिस्तान को उनकी हद में रखने के लिए जरूरी है कि भारत सरकार पूरी चौकसी से हमारी जो सुरक्षा का मामला है उसको पूरी गंभीरता से ले, क्योंकि ये सच है कि तालिबान ने जो किया है उससे उनके कहने और करने में अंतर दिख रहा है हमें। तालिबान ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तालिबान का चेहरा हम सब ने देखा है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को माए फेंक रहे कि इन बच्चों को तो यहां से ले जाओ। तो मुझे जरूरी है कि आज हम एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखें जो वहां से लोग आना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन उससे बड़ा अपनी सुरक्षा का, अपने सामरिक हितों का ऑपरेशन देवी शक्ति इसलिए चला तो रही है सरकार, और अब तो सर्वदलीय बैठक भी बुला ली गई है ताकि विपक्षी नेताओं को भी कम से कम किस तरह का रुख रहना चाहिए भारत सरकार का, उस पर साथ लिया जाए। गौरव भाटिया जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। जी गौरव भाटिया, वो कह रही हैं कि जो हमारी बॉर्डर एरिया है उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा बहुत जरूरी है, उसके मद्देनजर क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए चित्रा जी, आपने जो बात कही, आज लोकतंत्र में हमारे कैसे मानवता जुड़ी है, इस बात को हरदीप पुरी जी ने रखा। 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट आई। हम लोग केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत नहीं रह रहे, जो अफगानी है, सिख और हिंदू, उनको भी ला रहे हैं। लेकिन मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा का इशू है पाकिस्तान और हाथ में रखा जाए। ये मलविंदर सिंह माली हैं, ये सिद्धू जी के सलाहकार हैं। सलाहकार कम है, ऐसा लगता है पाकिस्तान के एजेंट ज्यादा है, जिसको सोनिया गांधी ने स्टैंप लगा के भेजा है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में भारत का कब्जा है। क्या ये सोच भारत को और मजबूत करती है, भारत की अखंडता को और आगे बढ़ाती है? मतलब यहां आके प्रवचन देना बड़ा आसान है।
मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता से, क्या मली को हटाया गया, प्यारेलाल गर्ग को हटाया गया? इससे पहले सिद्धू बाजवा के गले लग रहे थे और कह रहे थे राहुल गांधी मेरी टीम के कैप्टन है, उन्होंने मुझे भेजा है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? यहाँ पे आके बातें करना बहुत आसान है, लेकिन रहने की जरूरत है। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कश्मीर के संदर्भ में किया जाएगा तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस तरह के नेताओं या सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है। बिल्कुल वाजिब सवाल है, और अगर आपने देखा उसकी आधिकारिक तौर पर खंडन भी किया गया और उसकी भर्त्सना करी गई है। लेकिन उसी आवेश में मैं ये भी पूछना चाहती हूं, जिन लोगों ने हमारे तिरंगे का तिरस्कार किया और भाजपा का झंडा उसके ऊपर गाड़ दिया, उस अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और ये तो मोदी जी के उपस्थिति में हुआ, फोटो से काट देने से तो बात थोड़ी बन जाएगी। ये हमारे आपस में लड़ने का समय नहीं है। आपने तिरंगे का तिरस्कार किया है, उसके लिए माफी मांगिए देश से, लेकिन इस समय जरूरत है अपने सामरिक हितों को ऊपर रखकर अफगानिस्तान में जो नाजुक हालत बनी हुई है पाकिस्तान और चीन के साथ, उससे लड़ने की, उसको समझने की, क्या हो रहा है देश में वो करने की शर्म तो आपको आनी चाहिए भाई साहब। आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर तिरंगे का तिरस्कार करते हैं, मोदी जी वहां पर प्रेजेंट है, शर्म आपको नहीं होते हुए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। दोनों ही लोगों से बहिष्कार किया है, ठीक है, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, हम विषयांतर नहीं होते हैं, हम विषयांतर नहीं होते हैं, जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं दोनों लोगों के पास लौटूंगी, बाकी दोनों मैं मानूंगा भी जल्दी जल्दी मैं रुक कर देती हूँ। गौरव भाटी मैं आऊंगी, हम विषयांतर नहीं होते हैं। जब मैं कहूँ विषयांतर हूँ, सुप्रिया श्रीनेश जी अब देखिए किसी नेता के ऊपर तिरंगा, वो कुछ कह दे, मैम सुनिए सुप्रिया श्रीनेश जी, दोनों ही लोगों से कह रही हूं, मैंने नाम लेकर तो ये नहीं कहा सुप्रिया श्रीनेश आप विषयांतर हो रही हैं, मैंने दोनों ही लोगों से गुजारिश की है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम यहां पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और उससे भी अहम यह हो जाता है कि अगर देश के भीतर तालिबानी सोच को जन्म देने वाली एक जमात खोल खोल कर अपनी बातें बोल रही है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश को कहां ले जाने की एक कोशिश या फिर साजिश रची जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी, अजालों को उसके पूछे शोएब जमई, क्योंकि आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर का बोलना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग अब निकल कर सामने आ रहे हैं जिनका तालिबानी प्रेम उमड़ रहा है। क्या बोलेंगे इस पर आप? इस तरह की सोच कहां से आ रही है? देखिए चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि अगर कोई देश के अंदर किसी भी क्लब का नाम तालिबान क्लब रखता है तो ये भावना को आहत पहुंचने वाली बात है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, जो कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन एक क्रिकेट क्लब का नाम रखना तालिबान, और एक तरफ उत्तर प्रदेश कल इंदौर में जो घटना हुई, जिस तालिबानी सोच की हम बात कर रहे हैं, मैं उसकी व्याख्या करता हूं कि तालिबान क्या समझता है, वही तो करता है कि धर्म के नाम पर लोगों पे हिंसा करता है और अपनी जो है वो डोमिनेशन जो है प्रूव करना चाहता है। यही कुछ तो इंदौर में हुआ, हमने यही तो देखा कि धर्म पूछ के ही तो मारा जा रहा था। मुसलमान है, चूड़ी नहीं बेचोगे हिंदुओं के मोहल्ले में, यहाँ से निकल जाओ, बॉम्बे बाजार का यहाँ से बदला ले लो और सबको मारो। इसी तालिबानी सोच के खिलाफ हमें लड़ना है। कानपुर में क्या हुआ, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने छेड़खानी की थी। नारे लगवाए, भाई बच्ची भी वहां भी थी, बिलक बिलक के रो रही थी, आपने भी देखा। मैं यही कह रहा हूं, तालिबानी सोच चाहे इंदौर में हो, कानपुर में हो या फिर ये क्रिकेट क्लब वाले, सबसे हमें लड़ना है और इसका मुकाबला यहाँ पे आप देखिएगा अभी यहाँ से नहीं। लेकिन ये जो तालिबान के प्रति ये जो प्रेम दिखा रहे हैं लोग, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूं कि तालिबानी सोच से लड़ाई हमें हर जगह लड़नी होगी और वो लड़ाई सिर्फ क्रिकेट क्लब तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंदौर, मध्य प्रदेश, कानपुर में जो घटना हुई और जो आए दिन लिंचिंग होती रहती है जय श्री राम के नाम पर, ये सब वो तालिबानी अतिवादी मानसिकता है जिसको मोहन भागवत जी ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में कहा कि ये सब आताताई हैं, तो इनसे लड़ना होगा। लेकिन एक दूसरी पॉइंट नंबर 1 तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे और गौरव भाटिया जी के बीच में सीए के मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चा होती रही और मैं खुद शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, सीएनआरसी मुद्दे से शुरू से जुड़ा रहा हूं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, माशाल्लाह मैं मानता हूं कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया बहुत चिंता करती है अफगानी नागरिकों की, हम भी करते हैं, लेकिन आपकी हमदर्दी हमसे ज्यादा है और आपने हमेशा अफगानी नागरिकों को यहाँ बिठा के बातचीत की, सायरा हो चाहे वो लड़कियां हो। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई हमारा डिमांड तो यही था ना
कि आप सीए पे संशोधन कर दीजिए मान्यवर, और जो अफगान के जो मुसलमान नागरिक जो प्रताड़ित हो रहे हैं और जो आना चाहते हैं देश में, उनको नागरिकता दे दीजिए। हमारी आपकी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और सीए का मुद्दा भी हल हो जाएगा। चलिए लेकिन ठीक आप है, उनके हमदर्द नहीं गौरव हैं। भाटिया जी से मैं जवाब लूंगी। अजय आलोक की एक टिप्पणी ले लेती हूँ और यासूब अब्बास साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। शिया धर्मगुरु उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी। हमदर्द है और कौन नहीं है। ठीक है अजय जी, इस देश के भीतर भी इस तरह की सोच, जो एक तरफ तालिबानी प्रेम दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ धर्म के आधार पर, धर्म का नाम लेकर अगर लोगों को पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो उस स्थिति को रोकने की भी जिम्मेदारी तो हमारी ही है। उस पर भी चोट किए जाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि धर्म के आधार पर अगर किसी को पीटा जा रहा है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार बल्कि नागरिकों की भी है। लेकिन मैं बता देता हूं आपको चित्रा जी कि इस देश में ये सोच, तालिबानी सोच जिसको कहते हैं, वो चाहे किसी धर्म में हो, अगर ये उत्पन्न हो रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं। और इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि वो राजनीतिक पार्टियां कौन सी हैं जो इस तालिबान सोच को बढ़ावा देती हैं। क्यों ऐसे ऐसे लोगों को हम राजनीतिक दल में रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, पालते हैं और उसके खड़ा कर देते हैं कि तुम बोलो इसी तरह से, क्योंकि ये सोच कहीं ना कहीं फायदा करेगी। आप ये बताइए, ये कह रहे थे शाहीन बाग आंदोलन। आज मैं इनसे अगर पूछूं, किसी शाहीन बाग आंदोलन के बाद दिल्ली दंगे हुए और उसमें आम आदमी पार्टी का एक से एक नेता और कार्यकर्ता इन्वॉल्व हुआ और हर कुछ खुलेआम सब तौर तरीके सामने आ गया, जिम्मेदारी लेंगे कि शाहीन बाग होना ठीक था या गलत था, या दिल्ली दंगे होना ठीक था या गलत था? जैसलमेर बॉर्डर स्टेट है और वहां पे तालिबान क्रिकेट क्लब चल रहा है पाकिस्तान के बगल में। राज्य सरकार को अगर पता चला तो बैन किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या उस क्रिकेट क्लब के कैप्टन कौन थे भाई? ये जिम्मेदारी लेने की बात, कार्रवाई की ना हमारे यहाँ बिहार में कार्रवाई की। दरभंगा मॉड्यूल चल रहा था, एनआईए ने आके बस्ट किया। लेकिन अभी तक ये जो कार्रवाई हो रही है, नहीं शोएब जमीन सुनिए ना, देखिए एक सांसद के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सोच तो नहीं रुकी ना, उस सोच ने सरहदों को लांघ दिया ना। वो पहले उत्तर प्रदेश तक सीमित था, वो राजस्थान पहुंच चुका है। उस सोच पर चोट किए जाने की जरूरत है ना। मैंने ये कहा चित्रा जी, मैंने ये कहा, सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ ये क्रिकेट क्लब के नाम पर, लेकिन आपने इंदौर की घटना पे इनके मंत्री जी मध्य प्रदेश के कल जस्टिफाई कर रहे थे, बल्कि नहीं इंदौर की घटना में बोल रहा हूं। इस मुद्दे को लेकर कल हमने डिबेट की थी। देखिए वहां पर, एक सेकंड साहब सुनिए, ये बात बिल्कुल सच है कि वहां पर मारपीट की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो नहीं आनी चाहिए थी शोएब जमीन। लेकिन कहा जा रहा है कि एक शख्स ने जिसने महिला से छेड़छाड़ की थी उसको जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की भी बातें सामने आई, यानी कि वहां पर एक ग्रे एरिया है। एक गरीब चूड़ी वाला यहाँ से चूड़ी बेचने जाता है और बहन कर करके कह रहा है कि बहन हमें चूड़ियां आपको दे रहे हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा, कमाल बात करते हैं। हमने ही चलाया था शोएब जमाई, हमने ही कल 5 बजे उसी पर हमने डिबेट की थी। 7 बजे हमने उसी पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। ठीक है शोएब जमाई, आज जिस टॉपिक पर बैठे हुए हैं, आप बात करने के लिए उस पर रहिए ना, जस्टिफाई मत कीजिए उन लोगों को। चित्रा जी, तालिबानी सोच पर तो आप बताइए उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो चित्रा जी ये सफाई दे रहे हैं। आलोक जी ने शाहीन बाग पे बात की, मैं इसमें छोटी सी टिप्पणी जल्दी से करिए। चित्रा जी ये सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके मन में गिल्ट है। बात की आले जी, कल जो है उमर खालिद के ऊपर जो ये सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके मन में गिल्ट है कि भाई कोई एविडेंस नहीं है। पुलिस से पूछा तो कहा कि मीडिया से लिया, मीडिया से पूछा तो कहा भाजपा आईटी सेल से लिया, कोई एविडेंस नहीं है। और 1 साल से उमर खालिद बंद है। कल क्या हुआ कोर्ट में आप देख लीजिए, पूरी मीडिया रिपोर्ट में है कि कल क्या हुआ सुनवाई में। किसी के पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग के बुनियाद पर 1 साल से उमर खालिद जेल में बंद है क्योंकि दिल्ली दंगों में सफाई आप दिल्ली दंगों पे दे रहे हैं। क्यों आपके मन में खोट है क्या दिल्ली दंगों को लेकर? दिल्ली में दंगे हुए थे, प्लीज आज के टॉपिक पर वापस लौटिए। आज का टॉपिक ये है कि अगर हिंदुस्तान के भीतर, प्लीज आप दोनों ही लोगों से गुजारिश है, विषयांतर नहीं हुई है। जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं उसी पर शोएब जमाई, अब्बास साहब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि शिया धर्म गुरुओं की ओर से मुखालफत की गई है तालिबानी सोच को लेकर। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा शोएब, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। लेकिन रह रहकर ये दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है अब्बास साहब, इसको कैसे रोका जाए? ये जो चेन है उसको रोके जाने की जरूरत है, उसको तोड़ने की जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए,
बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से तालिबानी सोच बढ़ रही है और जिस तरीके से तालिबान की तारीफ हर तरफ से सुनाई दे रही है, हम तालिबान के जुल्म को भूल नहीं सकते हैं। तालिबान अपने को जितना सेकुलर बना के पेश करे, तालिबान वही है कि जिन्होंने हजारों बामियान में खून की होली खेली, जिन्होंने लकड़ी के टालों पर तोल के हमारा गोश्त बिकवाया, जिन्होंने हमारे सरों से फुटबॉल खेला है। आप कैसी बात करते हैं तालिबानी सोच की? अगर तो हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं? वो सो कॉल्ड हुकूमत वाले मुस्लिम्स हैं, जिनको सिर्फ वो चेहरे अच्छे लगते हैं जिन्हें वो उनको पूरा इस्लाम समझते हैं। वो तालिबान को इस्लाम समझते हैं। उनके ऊपर जो है वो चेहरे के ऊपर उनके दाढ़ी, नमाज का घट्टा, कुर्ता पैजामा, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम मजहब ये नहीं है। इस्लाम मजहब तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि सर पर कूड़ा फेंकने वाली औरत से भी वो बदला नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी अयादत को जाते हैं। बल्कि यह है इस्लाम की सोच और यह है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की सोच। मगर ये तालिबानी लोग जो हैं ये इस्लाम के नाम पर कलंक है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से मैंने इस बार देखा कि खुल के तालिबान की तारीफ हुई है। मैंने जिस दिन वहां के ऊपर तालिबान की सरकार बनी थी, मैं मुंबई में था, आज मैं लखनऊ में हूँ। मैंने मुंबई से बाकायदा खुल के इसकी मुखालिफत की है। ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड ने पूरे मुल्क में इसकी मुखालिफत की है। और मैं आज भी भरपूर तरीके से चित्रा जी आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, आज तक के ऊपर खुल के इसकी मुखालिफत करता हूँ। और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो लोग इस तालिबानी और यही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि गौरव भाटिया जी, अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया, यकीनन सोच को दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं चित्रा जी। ठीक है, यकीनन अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर वो नासूर बन सकते हैं गौरव भाटिया जी, और ऐसा दिखता नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए, मामला दर्ज कर लेना, उसकी मुखालफत कर लेना, उसकी निंदा कर लेना एक तरफ, लेकिन ये जो सोच लगातार अपने दायरे को बढ़ा रही है, उसको रोक पाने में क्या सरकार नाकाम साबित हो रही है? वो भय पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग ऐसे लोगों के भीतर? मैं बताता हूँ चित्रा जी, पहले तो मुनव्वर राना की बात करें, उन पे तो एफआईआर हो गई, कार्रवाई भी होगी। तो मतलब कार्रवाई की शुरुआत तो एफआईआर से होती है। जब यही सवाल आपने जैसलमेर में तालिबान एक क्लब बनाया गया, वो राजस्थान में है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। क्या आपको कोई उत्तर मिला कांग्रेस की प्रवक्ता से? क्या उन्होंने बताया कि एफआईआर भी हुई है? मैंने जो बयान बताया कि भारत की सेना ने कब्जा कर रखा है कश्मीर पर, ये मल्ली कहते हैं जो सलाहकार है सिद्धू के, उन्होंने क्या कहा? अरे हमने निंदा कर दी, दिखा दीजिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक भी ट्वीट कि निंदा करी हो। निंदा भी नहीं करी हो, ना कार्रवाई हुई, ना हटाए गए। लेकिन हमारा देश कैसे बदल रहा है, मैं ये बात जरूर आपको बताऊंगा। आज 3 पवित्र स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के हम लोग भारत लाए, हमारे केंद्र मंत्री वहां खुद पहुंचे। और याद करिए किस तरह से 1984 के दंगे हुए थे, 35 साल तक इंसाफ नहीं मिला था हमारे नागरिकों को। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। सज्जन कुमार एमपी बन गए, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया गया। आज तो कम से कम पर हम डिबेट कर रहे हैं, हम बार बार इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मामला दर्ज कर लिया जाना, अगर वही एक नजीर बन जाता तो फिर ये दायरा इतना ज्यादा बढ़ क्यों जाता? मैं आपको एक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खोलकर बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मन में वो तालिबानी सोच है। ऐसे लोगों को अगर नहीं रोका गया तो वो समाज के लिए कितने खतरनाक है, क्या अंदाजा है इस बात का सरकार को? मैं आपको बताता हूँ चित्रा जी, इससे पहले भी आपको पता है कुछ आतंकवाद संगठन के तार जब उत्तर प्रदेश में मिले, उनकी गिरफ्तारी हुई। हो हल्ला कौन मचा रहा था? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। आज तक पे कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, देश विरोधी आवाज अगर उठेगी तो कुचल दी जाएगी, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और ये एक नजीर बनेगी कि आगे चल के कोई ना करे। लेकिन सवाल आज ये भी है कि ये जो सलाहकार हैं, ये पाकिस्तान के सलाहकार हैं या फिर ये भारत में रहते हुए एक नेता के सलाहकार? तालिबान के हमदर्द देश के लिए सिरदर्द बनते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि खाते वो हिंदुस्तान के हैं लेकिन गा रहे हैं तालिबान की। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको तालिबान के प्रति इतना ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है, वो भी तब जब खूंखार तालिबान की एक के बाद एक विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा का पूरा मुल्क
अफगानिस्तानी लोग अपने ही मुल्क को छोड़कर दर दर भटक रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर शरण ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तालिबानी प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी बात को लेकर लगातार चर्चा जारी थी। सुप्रिया श्रीनेत आपको जवाब देना चाहती थी गौरव भाटिया के सवाल पर। उनकी ओर से स्पष्ट कहा गया है यूपी में जिन लोगों ने भी तालिबानी राग गाने की कोशिश की उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। राजस्थान में क्या किया आपकी सरकार ने? आई एम श्योर कानून जो है वो राजस्थान सरकार अच्छी तरह से अवगत है और जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो बिल्कुल करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन मैं थोड़ा बढ़ के इससे बात करना चाहती हूँ, और मैं बढ़ के इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये तू मैं का विषय नहीं है। चित्रा जी, मैं फिर से कहूंगी, ये इसलिए विषय नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो साठगांठ है वो सबको पता है। हमने LTTE और श्रीलंका ने जब बात करी थी तो उनकी बातचीत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था क्योंकि हम LTTE को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। आज हमारा स्टैंड अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हम तालिबान से बातचीत करेंगे आधिकारिक रूप से या नहीं करेंगे। 26 अगस्त को हमने अमेरिका, रूस, चीन के साथ दोहा में बातचीत अटेंड करी। जी हाँ, फ्लोर मैनेजर्स की बैठक बुलाई है, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं फिर पूछूंगी हमारी सरकार का इस पर क्या स्टैंड है, ये क्लियर होना जरूरी है। और एक बात मैं आपके चैनल पर और व्यूअर्स के माध्यम से और बोलना चाहती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का मेजर नॉन नेटो एलाइज का एक ग्रुप है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इजराइल है, यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है। 7 साल से मोदी जी ट्रंप की सरकार बनाते रहे लेकिन उस ग्रुप में हमें शामिल नहीं कर पाए। तो जब आज यूएस ने अपना हाथ खींच लिया है और वहां पे त्राहिमाम मचा हुआ है, इंडिया भगवान भरोसे हो गया। हमारी ये कूटनीति की, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है ये। लेकिन अब आगे चलकर हमको सुदृढ़ होकर चीजों को दोबारा से ढरने पर लाना होगा। मैं 5 सेकंड में एक और बात कहना चाहती हूं। मैं खुश हूं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई तालिबान परस्त लोगों के साथ। मुझे खुशी है कि कार्रवाई हुई तालिबान परस्त सोच के साथ, लेकिन मुझे और भी खुशी होती कि 3 साल की सजा और फाइन जो कि फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनाया जाता। उन्होंने कंडक्ट का वायलेशन किया, 3 साल की सजा और फाइन होता है। ठीक है गौरव भाटिया जी, देशवासियों को तालिबान के से ज्यादा बड़ा कोई दूसरा झंडा नहीं है इस देश में, तो इसलिए बेकार की बात नहीं करनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, मुद्दे पर आते हुए, चूंकि तालिबान, पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी अगर परवान चढ़ी तो वो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में बड़ा सुनिए, मैं पहले उत्तर दे दूं फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, एक तस्वीर है, कांग्रेस के लीडर, तिरंगा लिपटा हुआ था पार्थिव शरीर में, उसके ऊपर कांग्रेस का झंडा आया और सोनिया गांधी उपस्थित थी। मैं अभी चुनौती दे रहा हूं, अपनी बारी आए तो सारे दर्शकों को बताएं फ्लैग कोड के किस प्रावधान का, किस कानून का उल्लंघन है। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। ठीक है गौरव जी, आप दोनों ही लोगों से, हमारा आज का ये विषय नहीं है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हमारा आज का ये विषय नहीं है। प्लीज सुप्रिया श्रीनेत, गौरव भाटिया जी, आज का हमारा विषय नहीं है, ना उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। प्लीज आप मेन मुद्दे पर रहिए। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के भीतर जिस तरह की आवाज बुलंद हो रही है, आप लोगों को लगता है कि नहीं उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास चली जाती हूँ। प्लीज मेन मुद्दे पर अपनी बात। बिल्कुल गौरव भाटिया जी, बताइए भारत का स्टैंड तालिबान के संदर्भ में कब साफ होगा? बिल्कुल, मैं बताता हूं। जब एक एक भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत की धरती पर आ जाएगा तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेनी होगी, देश के पास मजबूत प्रधानमंत्री है, ली जाएगी। और जहां तक स्टैंड की बात है, क्या प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले ये नहीं बोला कि कोई भी आतंकवाद से दबा नहीं सकता है, शासन नहीं कर सकता है? क्या वो एक संदेश नहीं था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या स्पष्ट बयान नहीं दिया भारत की तरफ से? और हाँ, इनको याद नहीं आता, लेडी गजनी बन जाती हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर भारत बना कि नहीं बना? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयर अध्यक्षता भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन हाँ, भारत भगवान भरोसे नहीं है, भारत तालिबान को लेकर हमारा क्या स्टैंड है? मैं आ जाऊं जरा, तालिबान को लेकर हमारा क्या स्टैंड है? क्या बात मैं बताता हूं चित्रा जी, मैं आ जाऊं एक मिनट। देखिए, एक सेकंड। चित्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, आपको भी पता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ा कोई मंच नहीं होता। अगर मानव अधिकारों का हनन होगा तो भारत ऐसा देश नहीं है कि चुपचाप खड़ा रहेगा। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं होगा तो भारत ऐसा देश नहीं है जो खड़ा रहेगा चुपचाप। लेकिन मैं एक बात कह दूं, हर चीज का सही समय होता है। हमारे अभी रुक जाइए, आप आएंगी थोड़ी देर में। आप ये बताइए चित्रा जी, क्या ये गलत बात है
कि हमारे आप नागरिक बीच में आना सुरक्षित चाहते भारत रहते आ हैं जाए, फिर जो कार्रवाई हमें करनी होगी हम करेंगे। ये जल्दबाजी क्या है? क्या ये चाहते हैं भारतीयों की जान चली जाए? और अंत करूंगा एक बात से, मुझे ये पता है कांग्रेस पार्टी हफीज सईद के भरोसे हो सकती है, जो तारीफ करता है कांग्रेस का। भारत अपने मजबूत सेना के भरोसे है, 130 करोड़ नागरिकों की ताकत के भरोसे है, मजबूत प्रधानमंत्री के भरोसे है। बोले जाओ बोले जाओ। क्या मल्ली के खिलाफ क्या कार्रवाई करी मैडम? बहन जी आप जो बोले वो सब सही है। वो कह रहे कब्जा कर रखा भारत ने। मल्ली तो अच्छी बात है, मल्ली ने तो आपकी मिट्टी पलीत कर दी। आ जाऊं मैं ठीक है, मुद्दे पर आते हुए जिस सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अगर चूंकि विदेश नीति से जुड़ा हुआ बेहद गंभीर मामला है और किसी ऐसे ही देश को समर्थन देने या नहीं देने से नहीं जुड़ा हुआ है, तालिबान है सामने, तो उसको लेकर अगर सोच समझकर फैसला किया जा रहा है सरकार की ओर से, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आप क्यों चाह रहे हैं कि तुरंत स्टैंड साफ किया जाए तालिबान के मुद्दे पर? हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। वी हैव बीन कॉट नैपिंग। हम सोते हुए कुंभकर्ण की नींद पकड़े गए हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। मैं आपको 2 डेट दे दूं 20 सेकंड में। 6 अगस्त को यूएनएससी में अफगान की सरकार ने, जो चुनी हुई सरकार थी, उसने कहा था तालिबान के 13 आतंकी। प्लीज शांत रहिए, किसने प्लीज शांत रहिए। चीन को दी? एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है गौरव जी, एक बार उनकी बात क्यों अभी बीच में तो बोल जरा रही थी मुझे मैडम जी? दीदी बीच में बोल रही थी तब बुरा नहीं लग रहा था? मैं आ जाऊं कह रही थी ना, मैं आ जाऊं। तो मैं पूछ रहा हूं कौन सो रहा था जब चीन से हम लोग युद्ध हारे? एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। सुप्रिया की बात, ठीक है। आप दोनों लोगों के पास में आऊंगी। इस समय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम सीधे उसका रुख करते हैं। एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है। और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर जनरेशन 6,000 megawatt hydro solar wind assets from NHPC, NTPC, NLC. National gas pipeline 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। BSNL एंड MTNL के टावर्स। वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग। 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स। एयरपोर्ट्स 21,000 करोड़ सॉरी 25 एयरपोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम। पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम। स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं इसका? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है। स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। सारे के सारे, मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। सरकार पर चुन चुनकर निशाना साधते हुए